हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट डिस्कस किया था, आरएनएस इक्वेशन डिस्कस किया था। आरएनएस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिस्कस किया था। और प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने डिस्कस किया था उसका कुछ पार्ट रिमेनिंग है, तो वो रिमेनिंग पार्ट आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। तो ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने प्रीवियस 2 क्लासेस प्रॉपरली अटेंड किए, क्योंकि ये 3 क्लास का एक पूरा टॉपिक है जिस पे बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आरएनएस इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस चल रहा था हमारा, वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात क्लियर है कि किसी भी रिएक्शन का, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी उसके जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो एक स्लो स्टेप होती है और एक फास्ट स्टेप होती है। इसकी स्लो स्टेप है और ये इसकी फास्ट स्टेप है, और ये इंटरमीडिएट बनती है, I1 इंटरमीडिएट, ये I2 इंटरमीडिएट। ये प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं खाली शॉर्ट रिवाइज करा रहा हूँ। और ये स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप। इसमें सपोज करो यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है A is the reactant and B is the product. So this is the A gives B reaction, and C is the reactant, D is the product. So this is the C gives D is the reaction. और यहाँ E gives F, तो E gives F. यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, या एक्टिवेशन एनर्जी EA3 है। यानी हम कोई भी जो रिएक्शन है, ये इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप इसकी रेट कंट्रोलिंग स्टेप होती है, या स्लो स्टेप जो होती है, ये जो स्लो स्टेप होती है इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लो स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम रिएक्टेंट को देते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी बैरियर है ये। इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो हमको मिनिमम एनर्जी देनी है, एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देनी है, ठीक है ना। जो हमने एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी, जिससे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाए, इस इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंच जाए, उसके बाद तो फास्ट हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्लो स्टेप, ठीक है, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम E2 एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि स्लो स्टेप ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए ताकि ये यहाँ तक पहुंच जाए। उसके बाद तो जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो पुश करना है और अपने आप नीचे आएगा। यहाँ पर E3 एक्टिवेशन एनर्जी देनी है। तो स्लो स्टेप जितना बड़ा होता जाएगा बेटा, स्लो स्टेप जितना ज्यादा लॉन्ग होता जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी उतनी बढ़ती जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और स्लो स्टेप, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जाएगी। आप देखो A gives B, C gives, ये 3 रिएक्शन है। सबसे फास्ट कौन सी कंप्लीट होगी, किसमें प्रोडक्ट सबसे फास्ट बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये जल्दी आया, और ये D, और ये देखो ये, और ये और लंबा जाएगा। तो इसीलिए है ना, अगर हम इन तीनों की रेट की बात करें, इसका R1 रेट, इसका R2 रेट, इसका R3 रेट, तो किसका रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा है, ये वाला। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं मैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा मैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये, तो एक क्लियर हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है,
rate of reaction is inversely proportional to activation energy. आपसे कोई पूछे कि डिफरेंट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट क्यों होती है, तो आप बोलोगे क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। जिस रिएक्शन का हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो स्लो होगी, उसका प्रोडक्ट बहुत देर बाद बनेगा। जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो वो स्लो स्टेप जल्दी कंप्लीट कर जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों डिफरेंट रिएक्शन की रेट डिफरेंट होती है, नंबर 1। अब दूसरा, यहां पर एक और भी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, तो इसलिए यहां मैं मेंशन कर रहा हूं एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं करूं तो भी चलेगा। अभी 1 मिनट, आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गई। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने एक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये वाला रिएक्शन है A gives B, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर पर हो रहा है और इसका रेट R1 है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है। ये एक रिएक्शन हो गया। अब यही रिएक्शन वापस है, A gives B, टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, रेट R2 हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी A2 हो गई। दोनों सेम रिएक्शन है, A gives B। रिलेशन क्या है? T1 से ज्यादा T2 है, R1 से ज्यादा R2 है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? सोचो बेटा। अब ये सपोज करो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक रिएक्शन है, इसको हमने T1 टेम्परेचर पर किया तो R1 रेट है और E1 एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया और तो रेट भी हो गई R2 और E2। तो उसने दे दिया कि T1 से ज्यादा T2 है, R1 से ज्यादा R2 है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन EA1 एंड EA2? अब वो 4 चॉइस दे देगा आपको, ठीक है। तो EA1 इक्वल्स टू EA2, EA1 ज्यादा हो गया EA2 से, EA1 और अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्ट करेंगे, मतलब हम बता नहीं पाएंगे कि क्या होगा। तो ये 4 दे रखे हैं, तो अब इसके अंदर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी इनका दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगा। तो आप बोलोगे सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो ये रिलेशन है, तो देखो समझो बेटा, ये रिलेशन, ये बात मैंने रिपीट ही इसलिए की जबकि मैंने पहले पढ़ा चुका था वो ग्राफ। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे तो डिपेंड करता है, पर एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है किसी भी रिएक्शन की। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे ये एक रिएक्शन है, A gives B, A gives B। मैं ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो A gives B के बीच में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम EA कह रहे हैं। अब यहां पर इसका इंटरमीडिएट बन गया। अब होता क्या है कि हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, T1 से T2, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गई। हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 से T2, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन इसीलिए इंक्रीज नहीं हुई कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुई। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई। आप प्रीवियस क्लास में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा मैंने इस तरह के 2 ग्राफ बना रखे थे, मतलब ये 2 ग्राफ थे, एक T1 टेम्परेचर पे था और दूसरा T2 टेम्परेचर पर था। जिन्होंने अटेंड किए क्लास उनको याद आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है? नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही नंबर ऑफ इफेक्टिव और नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती है। इफेक्टिव और एक्टिव कोलिजन्स क्या होती है? दोस कोलिजन व्हिच हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर ये एनर्जी बैरियर थोड़ी चेंज होगा। जैसे कोई हिल है
तो टेम्परेचर चेंज होने से हिल का हाइट थोड़ी चेंज होता है। हिल का जो हाइट है वो तो फिक्स है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो। अब समझना, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई तो देखो मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है कि ये एक पर्सन है, वो बहुत धीरे 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 यहां पहुंचा, आराम से पहुंचा और उसके बाद कूद गया, ठीक है, और ये कूद गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जा रहा है, आराम से जा रहा है, ये आराम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते लिए इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, यहां से यहां तक आया तो इसने कितनी एनर्जी ली, E के बराबर एनर्जी ली। अब वो धीरे धीरे एनर्जी ली उसने। अब हमने क्या किया कि इसके पीछे बत्ती लगा दी, यानी इसको गर्म कर दिया, इसके पीछे कोई हाई इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको हीट कर दिया, इसको टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दी मैंने इसको। अब इसको गर्मी लगी, तेजी से भागा। तो पहले तो क्या था, ये देखो लो टेम्परेचर पे तो ये धीरे 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 गया और फिर जंप मार दिया, जैसे धीरे धीरे गया और जंप मार दिया इसने। और जैसे हमने इसको गर्म किया, हीट किया, तो इसको गर्मी लगी, इसको हीट फील हुई, तो ये तेजी से भाग कर नीचे आ गया। अब आप देखो, कोई धीरे धीरे ऊपर जाके फिर नीचे, ये गया धीरे 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 और तेजी से गया नीचे आ गया। बताओ दोनों केस में E की वैल्यू क्या थी, सेम ही तो थी। ये थोड़ी नीचे आया, ये तेज भागने लग गया, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तेज भागने लग गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर पर रिएक्टेंट हिल पर धीरे धीरे चढ़ते हैं, फिर उधर से कूदते हैं, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्टेंट तेज से जल्दी से कूद जाते हैं उधर। तो होता क्या है, तो इसीलिए आपको कोई पूछे कि टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ गई। अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट, टीचर जब क्वेश्चन फॉर्मेट करता है तो वो जानकर के ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि T1 से ज्यादा T2 हो गया, R1 से ज्यादा R2 होगा, तो बताओ इनके E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा। तो जिन बच्चों ने ये पॉइंट रट रखा है वो देखता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो वो टिक कर देते हैं ये, तो ये हो जाता है उनका गलत। तो इसीलिए ध्यान रखो, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। लो टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर है तो रिएक्टेंट आराम से जा रहा है, ठीक है, और फिर जंप मार रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तेजी से आ गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तेजी से आ गया। लेकिन ये वाली हाइट, ये एनर्जी बैरियर, तो वो ये एनर्जी बैरियर थोड़ी चेंज हुआ, हिल थोड़ी नीचे आई, वो तो अपनी जगह ही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होगा। तो अब क्वेश्चन है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का चेंज हो सकता है क्या? तो इस डिस्कशन से तो लग रहा है नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पर कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है, कैटलिस्ट एक ऐसा फॉरेन एजेंट है जो रिएक्शन में अगर डाल दें तो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपसे कोई पूछे किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आप बोलोगे सर पर एक्टिवेशन एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मींस अलग अलग रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स रहेगी, चाहे अपन टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे घटाएं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वाटर का अलग अलग लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिक्स होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है 1 atm पे, तो 100 ही रहेगा। एसीटोन का 58 डिग्री है तो 58 डिग्री ही रहेगा। उसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी भी हर रिएक्शन का फिक्स रहेगा, पर अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग रहेगा। अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी चेंज किया जा सकता है? यस, चेंज किया जा सकता है। कैटलिस्ट जैसा फॉरेन एजेंट अगर हम रिएक्शन में डाल दें
तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और कैटलिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटलिस्ट अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान दो बेटा, a catalyst is a substance which increase the rate of reaction without itself being consumed at the end of the reaction। वो खुद कंज्यूम नहीं होता है, सामने रिएक्शन को भड़का के चला जाता है। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। आप समझ गए? वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, रिएक्शन को भड़का के चले जाते हैं, वो फास्ट होने लग जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग कैटलिस्ट की तरह कार्य कंट्री के अंदर कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो भड़का देते हैं। हम सब इंडियंस एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, लेकिन हमारे बीच में वो जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंटी कैटलिस्ट है वो, ठीक है। मैं खैर उन पॉइंट में नहीं जा रहा हूं, इधर आ जाओ। एनीवे, सी हियर, a catalyst is a substance which increase the rate of reaction without itself being consumed at the end of the reaction, and the phenomena is called catalysis। अब एक्चुअल में कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या कर देता है? कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का नया पाथ बनाता है, और जो न्यू पाथ बनाता है कैटलिस्ट, ठीक है, जो न्यू पाथ बनाता है कैटलिस्ट वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला होता है। आप देखो, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। जैसे एक रिएक्शन है, दिस इज अ रिएक्शन, सेम रिएक्शन है और इसके दो पाथ है, एक ब्लू पाथ है और एक रेड पाथ है, एक ब्लू पाथ है और एक रेड पाथ है। जो ब्लू पाथ है, दिस ब्लू पाथ इज, ये जो ब्लू पाथ है, ब्लू पाथ इन absence ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो रेड पाथ है, ये जो रेड पाथ है, रिएक्शन का जो रेड पाथ है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्शन वही है, ए गिव्स बी, इसका इंटरमीडिएट और इसका इंटरमीडिएट, I1 इज द इंटरमीडिएट और I2 इज द इंटरमीडिएट। तो I1 इंटरमीडिएट है कैटलिस्ट के एब्सेंस में, ब्लू लाइन पर जो भी है वो कैटलिस्ट के एब्सेंस वाला है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस वाला है। तो अब आप देखो, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां दो, एक तो ये वाली एनर्जी आ गई EA1, क्या है? EA1। तो EA1 क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो हमारे पास EA1 आ गया, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी absence ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो आ गया हमारे पास दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी EA2, वो क्या आ गया? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ EA2। तो इज इट क्लियर कि EA1 जो है और EA2 है? तो EA1 क्या है? अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। EA2 क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो EA2 कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये। तो ये R1 रेट, ये R2 रेट, ठीक है, जबकि टेम्परेचर दोनों सेम रखे हुए हैं बेटा,
T1 इक्वल्स टू T2 है, यहां ध्यान देना। यहां टेम्परेचर क्या है, दोनों इक्वल रखे हुए हैं, यानी दोनों रिएक्शन सेम टेम्परेचर पर हो रही है। T1 इक्वल्स टू T2, R1 से ज्यादा है R2, तो ये 1 ज्यादा है ये 2 से। तो ये जो सिचुएशन है, यहां क्या है, absence ऑफ, ये absence ऑफ कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ये तीनों वैल्यूज, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऐसा नया इंटरमीडिएट बनाता है, एक नया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे बन जाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो इसके ऑर्गेनिक रिएक्शन में काफी सारे मैकेनिज्म्स हैं, वहां इसका डिटेल डिस्कशन है, या इसका केवल थ्योरेटिकल डिस्कशन है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप देखो इसमें द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ये बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये रहा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। I1 and I2 is the intermediate complex. I1 and I2 is intermediate complex. यानी ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हैं, ये वाले जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन से हैं, I1 and I2। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, यानी A जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, A के साथ एक टेम्पररी बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है with the reactants, result in the intermediate, ये intermediate complex. This has a transitory existence, यानी बहुत कम ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस का मतलब इसकी एग्जिस्टेंस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, यानी बना और वापस ब्रेक होके अलग हो गया। जैसे समझो बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये मेरे हाथ में जो मार्क, ये मेरा जो हैंड है, मेरा ये हैंड है, ये रिएक्टेंट है और ये मार्कर कैटलिस्ट है। तो ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में एक टेम्पररी बॉन्ड्स बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस वाला। यानी ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस का मतलब जो इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड है, 10⁻² सेकंड है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बनता है। तो क्या हुआ, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, ये बना और वापस छोड़ दिया इसने। लेकिन रिएक्टेंट ने जैसे ही कैटलिस्ट के साथ कंबाइन किया, तो कैटलिस्ट इसको तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके खुद अलग हो जाएगा। देखो अलग हो गया ये, और उधर वो प्रोडक्ट बन गया। तो एक जो इंटरमीडिएट बन रही है ये I2, वो बहुत इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए बन रही है और तुरंत ये A को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, A को B में कन्वर्ट करके खुद अलग हो जाता है और नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पकड़ता है, खुद अलग होके नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पकड़ता है। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। यानी ये A जो है, रिएक्टेंट जो है, वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ कैटलिस्ट participate in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, result in an intermediate complex। ये intermediate complex लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे बनता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे बनता है, बनते ही बहुत जल्दी गायब हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, this has a transitory existence and decompose to yield product and the catalyst रिमेन अनचेंज, और वो वैसा का वैसा बाहर निकल के साइड में आ जाता है और नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को के साथ वापस ट्रांजिस्टरी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करता है। और इस तरह से, इसीलिए हम बोलते हैं हमको रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए।
क्यों? क्योंकि वो फटाफट रिएक्टेंट को एक तरह से रिएक्टेंट को किक मार रहा है, खुद तो किक मार रहा है, मतलब उसके रेट को फास्ट कर रहा है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आया, उसको किक मारा प्रोडक्ट में, अगला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आया, उसको किक मारा प्रोडक्ट में, अगला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आया, उसको किक मारा प्रोडक्ट में। अब यूं समझो, तो इसीलिए रिएक्टेंट ज्यादा कितना भी हो चलेगा, कैटलिस्ट का तो थोड़ा सा अमाउंट ही चाहिए, क्योंकि वो तो खड़ा होकर धनाधन रिएक्टेंट्स को किक मार रहा है, यानी किक जिस समय लग रही है वो हो गया इंटरमीडिएट स्टेट, और उससे वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था कैटलिस्ट का रोल। अगर हम ये देखें तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, इसको पोस्ट करके नोट्स बना लेना। इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे। आपने देखा अलग से पाथवे था, ये जो भी लिखा हुआ मैं सीधा रीड कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, वापस से रीड कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन alternate pathway of reaction mechanism by reducing the activation energy between reactants and products. Clear? First point clear कर चुके हैं। Second भी clear है। It lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. Third point, a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants. ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि एक तरह से रिएक्टेंट खड़ा हो, सॉरी एक तरह से कैटलिस्ट खड़ा है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किक मार रहा है। जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके पास में आया, एक किक मारी, उसकी स्पीड फास्ट हुई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कैटलिस्ट तो वैसा का वैसा ही है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आया, उसको मारा, तो धनाधन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके सामने आते जाते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किक खाते जाते हैं, गोल में पहुंचते जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। फोर्थ, a catalyst does not alter Gibbs energy. देखो कैटलिस्ट में तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो होना चाहती है उसको ही वो कैटलाइज कर सकता है, यानी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उनको ही कैटलाइज करेगा, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हमने किसी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट ही नहीं करते हैं, अब आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन कर लेंगे, नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। इट इज आल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन रादर इटसेल्फ। यानी सीधा है, इसमें 3 पॉइंट है। कैटलिस्ट डेल्टा जी को चेंज नहीं करता रिएक्शन की, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से होती है, धीरे धीरे होती है, तो कैटलिस्ट डाल के उसको फास्ट किया जा सकता है। लेकिन जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो होती ही नहीं है, आपस में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो आप उसको कैटलिस्ट डाल दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। हाँ, अपन 11 में पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन जरूर कर लेगा। अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो हमको इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को तेजी से बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, ये बात सही है। तो इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, दैट इज इट catalyze the forward as well as the backward reaction to the same extent so that the equilibrium state remains same but reach earlier। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कैटलिस्ट को लेके, मोस्टली इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट में, बिट्स में बनते हैं। अब हम एक और क्लियर कर दूं मैं, एक आरएनएस इक्वेशन का कैटलिस्ट के साथ क्या रिलेशन है वो और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि कैटलिस्ट आरएनएस इक्वेशन क्या है? आरएनएस इक्वेशन है के ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो मैं दो इक्वेशन की बात कर रहा हूं। कैटलिस्ट की आरएनएस इक्वेशन को ए की रिएक्शन है मेरे पास, A gives B, दिस इज द A gives B, A इज द रिएक्टेंट, ध्यान देना, ठीक है ना। A या इसे से कंफ्यूज मत करो। तो X gives Y एक रिएक्शन है, X इज द रिएक्टेंट, Y इज द प्रोडक्ट।
ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इसकी दो इक्वेशन बनाई, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एक कैटलिस्ट के एब्सेंस में। तो इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए मैं वापस लिख देता हूं कि मेरे पास X gives Y रिएक्शन है, X gives Y रिएक्शन है। समझो बात को बेटा, ये है कैटलिस्ट की एब्सेंस में और ये है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम रिएक्शन है, सेम टेम्परेचर पर हो रही है। तो इसके लिए मैं सीधा ये वाला लिख देता हूं, log बेस 10 के log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन इसकी है और इसका रेट कांस्टेंट K1 ले लिया, क्योंकि जब ये ध्यान दो कैटलिस्ट लगते ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली रेट से रिलेटेड है। तो आपसे कोई पूछे कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 रिएक्शन की नेचर पर, नंबर 2 टेम्परेचर पर, नंबर 3 ऑन एडिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है कि हम रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, जैसे यहां पर है ये R इक्वल्स टू K x की पावर n। अगर इसका रेट लॉ इक्वेशन ये है और मैंने x की वैल्यू 1 मोल पर लीटर ले ली, क्या ले ली बेटा, पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K 1 की पावर होल n, और 1 की पावर होल n किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ही तो आया, ठीक है। तो रेट इसीलिए रेट कांस्टेंट रेट ही है, लेकिन कब की रेट है, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया। तो यहां पर ये भी T1 टेम्परेचर, ये भी T1 है टेम्परेचर, ये T2 है, तो T1 इक्वल्स टू T2 है, ध्यान रखना। इसलिए यहां T ही रहेगा टेम्परेचर, और यहां एक्टिवेशन एनर्जी EA1 कर देता हूं, या एक्टिवेशन एनर्जी में क्या कर देता हूं, EA1 यानी कि ये हो गया इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहां पर मैं ले रहा हूं log K2 इक्वल्स टू log बेस 10 A माइनस E है। चलो अगर मैं इसको खाली E ले लूं तो यहां ले लेता हूं कैटलिस्ट वाला, ये CT कर दिया, चलो एक ही बात है बेटा। ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी है 2.303 RT। अब ये तो क्लियर हो गया कि T1 इक्वल्स टू T2 है, R1 से ज्यादा R2 है, ये R गैस कांस्टेंट है, ये रेट है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट वाली कौन सी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। तो K1 और K2 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, K2 की। इज इट क्लियर, ठीक कि हमने ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज किसमें ली हुई है, ये R2 क्या है, कैटलिस्ट वाली, ये कौन सी है, कैटलिस्ट वाली, ये K2 कौन सा है, कैटलिस्ट वाला, ठीक है। अब ध्यान दो आप, इसका मतलब जब तो log K2 ज्यादा बड़ा है log K1 से, ठीक, K2 ज्यादा बड़ा है, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से कर रहा हूं, log K2 माइनस log K1, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली है, तो log K2 माइनस log K1 कर रहा हूं। तो यहां मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, log A माइनस EA 2.303 RT। तो ये क्या, ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, कैटलिस्ट वाली, log K2, ये log K2।
माइनस क्या हो जाएगा, log a माइनस सिंपल e रख दूंगा 2.303 RT। ये वाली वैल्यू मेरी ये है। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो ये तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, इस तरह से पहले भी किया है, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो मैं अब इस इक्वेशन को, अब ये इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log k2 अपॉन k1, log की प्रॉपर्टी है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये 2.303 RT माइनस ये 2.303 RT। ध्यान दो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये वाली वैल्यू इधर लाया हूं, यानी ये वाली वैल्यू इधर लाया हूं, तो ये कैटलिस्ट वाली वैल्यू यहां आएगी। इज इट क्लियर? देख लो कोई मिस्टेक नहीं है। ये log k2 माइनस k1 को लिख सकता हूं log k2 अपॉन k1। log k2 की वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू यहां रख दी मैंने, और log k1 की वैल्यू ये है, तो ये यहां रख दी मैंने। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ए अपॉन 2.303 RT ये रहा, प्लस ये वाली वैल्यू मैंने यहां रख दी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इधर आ गया बेटा, और ये वाली वैल्यू ये रही, क्योंकि ये तो माइनस में है तो ये माइनस ये आ गया। अब आप क्लियर देख लो बेटा, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, log k2 अपॉन k1, तो 1 अपॉन 2.303 RT, और ये माइनस ये, और ये कौन सा है, कैटलिस्ट। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ध्यान से देखो कोई प्रॉब्लम होता तो ये मैंने दो इक्वेशन बना ली, एक x गिव्स y है, एक कैटलिस्ट के एब्सेंस में RNS इक्वेशन लिखी, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखी। तो कैटलिस्ट के लगते ही रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट लगते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ गई क्योंकि कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको वापस लिखते हैं ऊपर, तो क्या आएगा देखो, मैं ये वाली इक्वेशन वापस लिख रहा हूं, log बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303 RT EA माइनस EA, और ये कैटलिस्ट वाली है। तो कौन सी वैल्यू तो मैं इसको एक मिनट, तो मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू, इसको लिख रहा हूं डेल्टा EA, और ये हो गया 2.303 RT। डेल्टा EA क्या है, डेल्टा EA है EA माइनस EA कैटलिस्ट, इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, EA इज ग्रेटर देन EA कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो डेल्टा EA की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब हम इस अगर ये इक्वेशन आपको क्लियर है, तो इस इक्वेशन पे बेस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में या बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट अपने सिलेबस में है, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी से मैं तो बहुत सारा कॉपी पेस्ट करके मैं लिखता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का कि ये जो लैंग्वेज है और जो कंसेप्ट है वो ऑथेंटिक लिए जाते हैं। अगर कहीं कंट्रोवर्सी होती है किसी एग्जाम में, तो कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो किस आंसर को ज्यादा सही माना जाएगा, या एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो किस आंसर को ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। तो एग्जाम्स ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी जिसको करेक्ट बोल रही है हम भी उसको करेक्ट कहेंगे। तो ये हुआ। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो ये तो कैटलिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखो आप, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अपन को किसमें एंटर करना है, आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन क्या है, log बेस 10 के, सॉरी, तो इसमें अपन, मैंने आपको बताया था ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि दो टेम्परेचर मिल गए अपन को, ठीक है। तो ये आ जाएगा E अपॉन 2.303 R। ये इक्वेशन मैं पिछली क्लास के अंदर प्रूव कर चुका हूं, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं इसको। अब हमारे को क्या गिवन है, ये बोल रहा है कि T1 टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 टेम्परेचर 298 केल्विन है, T2 हो गया 308, 10 केल्विन बढ़ाया इसने, और रेट डबल हो गई, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी K 308 अपॉन K 298, ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। जो YouTube पे देखते हैं वो मर्जी से कोई भी मत देखा करो, सीक्वेंस में देखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे अगर किसी को आरएनएस समझना है तो इसके प्रीवियस 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, ये 3rd वीडियो है, ठीक है। 4th वीडियो और आएगा अभी इसका, लेकिन वो मिक्स आएगा, उसमें मैं अच्छे और क्वेश्चन कराऊंगा आरएनएस के, एक्टिवेशन एनर्जी के और इस चैप्टर के। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये आ गया, तो ये हमारे पास हो गया K2 अपॉन, ये हो गया हमारे पास K2, ये हो गया K1। तो K308 तो किसके बराबर है, K2, और K298 केल्विन किसके बराबर है, K1 के। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। देखो, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्लियर है तो उसने दे दिया, ये डबल, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल, ठीक है, जब हम 10 केल्विन बढ़ाते हैं, यानी हमको इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो log बेस 10 2। अब देखो इसमें ना कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा बड़ा आता है, तो कुछ कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना कैलकुलेटर यूज करके, या नहीं भी करो, डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं टफ हो तो देख लेना। R, अब R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 8.314, ये जूल में आती है, जूल में आती है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस जूल को मैं ये 1000 क्यों किया बेटा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल। अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T2 माइनस T1 10 आ गया, T2 माइनस T1 10 आ जाएगा, और ये log 2 की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 0.3। ये 1308 में से ये गया तो ये 10, इसको सॉल्व करके लिख दिया बेटा, 2.303 8.314 इंटू 308 इंटू 298। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 2.303 8.314 308 298। और इनटू 0.3 भी है, तो ये आ गया हमारे पास। और नीचे कितना है, अब ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो एक्टिवेशन एनर्जी से डिवाइड हो रहे हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आंसर आता है 52.9 किलो जूल पर मोल। ठीक, आप करके देख लेना, मैं अब यहाँ कैलकुलेशन करूंगा तो अननेसेसरी अपना वीडियो का टाइम बढ़ जाता है। अब तो कैलकुलेशन है, आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, मेन कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए। तो आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आते हैं, और भी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं,
ठीक है, जितने अभी होते हैं करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस अपन आरएनएस बेस्ड एक्टिवेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि तो एक आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप पे आ गया। देखो मैंने ये पीछे वीडियो में भी कहा था स्लोप पे क्वेश्चन आता है। तो द स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ ऑफ log k वर्सेस फॉर रिएक्शन इज, आपको ध्यान है आरएनएस इक्वेशन के अंदर हमने ये ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ के अंदर हमने यहां पर log k लिया था और यहां लिया था 1/t। तो द स्लोप ऑफ लाइन ग्राफ ऑफ log k वर्सेस फॉर रिएक्शन इज वर्सेस 1/t, ये मिस हो गया बेटा, वर्सेस 1/t फॉर अ रिएक्शन इज -5841 केल्विन। तो यहां पर जो ये स्लोप दे रखा है हमारे को, ये स्लोप किसके बराबर होता है? ये स्लोप होता है -EA/2.303 r, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमारे को? -5841। तो आपको ध्यान हो, अगर प्रीवियस क्लास देखिए तो मैंने -z वैल्यू ली थी इसकी, और मैंने कहा था इसमें क्वेश्चन आता है, तो ये इस तरह से आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी है? -5841। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया? -EA/2.303 r। तो -EA = 2.303 इंटू r इंटू स्लोप। अब -EA = 2.303 इंटू r की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 किलो जूल में आंसर है, तो इंटू 10⁻³ कर दूंगा। स्लोप की वैल्यू कितनी है? -5841। ठीक है, अब खाली वैल्यू डाली है मैंने, ठीक है। ये वैल्यू ये रही, ये वैल्यू ये रही, स्लोप की वैल्यू ये रही, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 11.8 किलो जूल मोल इनवर्स। कैलकुलेशन आप करें प्लीज, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। जैसे ये भी क्वेश्चन समझ में आया कैसे करेंगे अपन, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये भी उसी नंबर पेज पर है, 4.9 था, पिछले वाला 4.8 था। एक ही बॉक्स में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वहां, पेज नंबर 116 पर। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI gives H2 + I2 इज, कितना दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी हमारे को? एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 209.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ये गिवन है। ये हमको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, यस, 8581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी वही इफेक्टिव कोलिजन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, whose एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस तरह ये हो गए, ये वाला निकालना है। तो आपको ध्यान होगा मैंने जब आरएनएस इक्वेशन डिस्कस किया था तो Ka × E - EA/RT ये था। तो मैंने क्लियर किया था, आपको अच्छे से बताया था ये क्या होता है, ये होता है, जिस पर रेड अंडरलाइन कर रहा हूं। ये तो पहले वाली थी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, तो मैं इसको F कह रहा हूं। F क्या है? व्हाट इज F? F क्या है? F फाइंड आउट करना है।
यहां मैं F अज्यूम कर रहा हूं। F क्या है? व्हाट इज F? द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर K इक्वल्स टू A इंटू F, ये होता है F, ठीक है ना। जो ये इनिशियली कोलिजन थ्योरी में A की जगह Z लिखा हुआ था, A की जगह क्या लिखा हुआ था? Z, बाद में उसको आयरनेस ने Z की जगह A ले लिया, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। K क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, तो रेट कांस्टेंट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या ज्यादा है। हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो हमको F डिस्कस, इसने क्या, हमको F फाइंड आउट करना है। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? तो F हो गया हमारे पास E माइनस E अपॉन RT। हमारे पास F की वैल्यू क्या आ गई? हमको अब F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, हमको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। तो अब मैं अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये E हटा दूं, तो ये आ जाएगा log E इक्वल्स टू माइनस E अपॉन RT। अब मैं log E की जगह क्या लिख सकता हूं? 2.303 log बेस 10 माइनस E अपॉन 2.303 RT। तो मैं अब आरएनएस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू क्या होती है? ये होती है इफेक्टिव कोलिजन, जिसको भी बोलते हैं अपन। तो मैं एक मिनट, यहां मिसिंग हो गया, F लिखना भूल गया बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? log E F, ठीक है, वापस कर देते हैं। और log E को क्या लिखूंगा? 2.303 log बेस 10 F इक्वल्स टू माइनस E अपॉन E अपॉन RT, क्योंकि log E को मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं log बेस 10 F को क्या लिखूंगा? E है 2.303 RT। अब मेरे पास log बेस 10 F की वैल्यू निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है मेरे को 20 किलोजूल, 2.303। R की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? R की वैल्यू में लिखूंगा 8.314, ऊपर 1000 क्यों किया? R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल में, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड किया था कि, और टेम्परेचर कितना है? 581। अब मैं इससे log बेस 10 F की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, और इससे log बेस 10, अब यहां पर वापस कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। तो इसको जो आप सोल्व करोगे, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस एंटी लॉग, या ये माइनस यहां है, 209.5 1000 2.303 8.314 इंटू 581। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप परेशान मत हो, बायो के स्टूडेंट तो बिल्कुल मत परेशान होना। तो इसका आंसर ये रहा, जो लिखा हुआ यही आएगा, क्योंकि ना ये सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन अगर आते भी हैं, तो अगर आपने यहाँ F इक्वल टू एंटी लॉग माइनस करके आगे आंसर लिख दिया तो वो करेक्ट माना जाता है। क्योंकि और वैसे लॉग और एंटी लॉग निकालने का मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसको ध्यान से देखो, तो आप बिना टेबल के भी निकाल सकते हैं। लेकिन टफ मैथमेटिकल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैंने बहुत रेयरली देखे हैं। अब मैं रेयरली बोल रहा हूं तो रेयरली भी नहीं देखे हैं ये बोलूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि टफ कैलकुलेशन का मतलब एंटी लॉग, लॉग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के एप्लीकेशन नहीं आते, क्योंकि बायो के स्टूडेंट भी होते हैं। हाँ, जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस में जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड, क्योंकि वहां मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथमेटिक्स वालों का तो हम ये प्रिडिक्ट करते ही हैं, एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका थोड़ा मैथमेटिकल एंड अच्छा होना चाहिए।
तो ये कुछ क्वेश्चन मैं यूं भी समझो कि मैथ्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए भी बता रहा हूं। अब अपन और आगे चलें तो ये क्वेश्चन आप ढंग से रीड कर लो, सिंपल है, आप खुद ही करो। सीधा है, मैं हिंट दे देता हूं, log K2 K1, ठीक है, ये 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। तो K2 की वैल्यू क्या गिवन है? K2 मतलब हायर टेम्परेचर, तो हायर 700 के, ये है हमारा K2, दिस इज K2। तो पहला वाला K1 हो गया, K2 की वैल्यू 6.36 इंटू 10⁻⁻3, K1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ये रहा, ये K1 वाली वैल्यू है, ठीक है। और ये 2.303 8.314 ऊपर 1000 कर दिया ताकि किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। T2 माइनस T1 700 माइनस 600 700 इंटू 600। अब आप इसको सोल्व कर लेना। ये की वैल्यू मुझे अभी इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, खाली कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं है। यहाँ जूल में आंसर दे रखा है तो जूल में निकाल लेना, ठीक है। ये जूल में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देना बाद में, यहाँ किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, खाली कैलकुलेशन से बेटा इसमें, बस आरएमएस वालों में कैलकुलेशंस ज्यादा है। द रेट, चलो अपन, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में, जैसे ये है ना एनसीईआरटी के 4.23 से 30 तक क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, तो ये 7 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी के 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग 23, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।